नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम ज्योतिष की गहराइयों में उतरने वाले हैं। काफी समय से कुछ उन्नत विषयों की मांग आ रही थी, जैसे कि अष्टक वर्ग या फिर D20 चार्ट। लेकिन एक विषय जिस पर सबसे ज्यादा बात करने का अनुरोध मिला, वो है पुष्कर नवमांश। अब नाम सुनकर शायद लगे कि ये बहुत जटिल है, लेकिन सच कहूं तो इसका विज्ञान बहुत ही व्यवस्थित और बिल्कुल तार्किक है। आज हम इस भारी भरकम शब्द के पीछे के रहस्य को बहुत ही सरल, स्टेप बाय स्टेप तरीके से डिकोड करने वाले हैं। पुष्कर नवमांश की सरल गणना से लेकर राशियों के अनुसार इसकी सटीक पहचान और जन्म कुंडली में इसके असल प्रभाव के विश्लेषण तक आज सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए एक नज़र डालते हैं कि आज की हमारी रूपरेखा क्या होगी। सबसे पहले हम नवमांश की बहुत ही सरल गणना को समझेंगे। उसके बाद राशियों के 4 तत्वों पर बात करेंगे। फिर पुष्कर नवमांश की पहचान कैसे होती है, ये देखेंगे। इसके बाद जन्म कुंडली में इसके प्रभाव का विश्लेषण करेंगे और अंत में शिव पुराण से जुड़ा एक बहुत ही रोचक प्राचीन संदर्भ भी देखेंगे। चलिए अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। नवमांश की सरल गणना, यानी एक 30 डिग्री की राशि का विभाजन। किसी भी उन्नत विषय को समझने के लिए उसकी नींव को समझना बहुत जरूरी होता है। ज्योतिष में प्रत्येक राशि ठीक 30 डिग्री की होती है, लेकिन जब हम नवमांश चक्र, जिसे D9 चार्ट भी कहते हैं, उसकी बात करते हैं, तो ये इस 30 डिग्री को और भी ज्यादा माइक्रो लेवल पर देखने का एक बेहतरीन टूल है। और यहीं पर गणित का एक कमाल सामने आता है। जब हम एक 30 डिग्री की मानक राशि को 9 बराबर हिस्सों में बांटते हैं, तो हमें मिलता है ठीक 3 डिग्री और 20 मिनट। ये कोई मामूली संख्या नहीं है, ये नवमांश की एकदम बेसिक आधारभूत इकाई है। आइए इसे एक क्रम में देखते हैं। कल्पना कीजिए कि एक ग्रह किसी राशि के भीतर यात्रा कर रहा है। अब बार बार ये 3 डिग्री और 20 मिनट जोड़ना बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह काम करता है। पहला कदम आता है 3 डिग्री 20 मिनट पर, फिर उसमें और 3 डिग्री 20 मिनट जोड़े तो 6 डिग्री 40 मिनट, फिर 10 डिग्री, 13 डिग्री 20 मिनट, और इसी तरह यह कदम दर कदम पूरे 30 डिग्री तक पहुंचता है। ये सटीकता हमें बताती है कि कोई ग्रह अपने अंशों के आधार पर किस विशिष्ट नवमांश में बैठा है ना दिलचस्प? लेकिन ये तो सिर्फ पहला कदम है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, राशियों के 4 तत्व और प्रकृति के अनुसार उनका समूहीकरण। अब देखिए, केवल गणितीय डिग्री जान लेना ही काफी नहीं है। चार्ट को पूरी तरह से डिकोड करने के लिए हमें राशियों के मूल तत्वों को भी समझना होगा। ये असल में वो मास्टर की है जो पुष्कर नवमांश के सारे दरवाजे खोलेगी। हमारी 12 राशियों को 4 मुख्य तत्वों में बांटा गया है: अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। 1, 5 और 9 नंबर की राशियां अग्नि तत्व हैं। 2, 6 और 10 पृथ्वी तत्व हैं। 3, 7 और 11 वायु तत्व हैं, जबकि 4, 8 और 12 जल तत्व को दर्शाती हैं। ये समूहीकरण याद रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आगे की पूरी संरचना बस इसी नींव पर टिकी है। चलिए अब तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, पुष्कर नवमांश की पहचान और उनका ब्रह्मांडीय मिलन। अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल क्लाइमैक्स पर पहुंच गए हैं। यहीं पर हम देखेंगे कि कैसे लग्न कुंडली के तत्व विशिष्ट नवमांश राशियों के साथ जाकर मिलते हैं, और यहीं पर कोई भी ग्रह अपनी साधारण अवस्था से निकलकर पुष्कर नवमांश की शक्तिशाली अवस्था में प्रवेश करता है। नियम बहुत ही सीधा है। मान लीजिए कोई ग्रह लग्न कुंडली में अग्नि तत्व की राशि यानी 1, 5 या 9 में बैठा है और नवमांश चार्ट में वह तुला या धनु राशि में चला जाए, तो बस वो पुष्कर नवमांश में माना जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जल तत्व की राशियों यानी 4, 8 या 12 में बैठा ग्रह यदि नवमांश में कर्क या कन्या में हो, तो वो भी श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ये एक बहुत ही सटीक व्यवस्था है। अब यहाँ जो बात सच में सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो ये है कि ज्योतिषीय गणना में एक बहुत ही शानदार शॉर्टकट भी है। अगर हम पृथ्वी तत्व यानी 2, 6, 10 और वायु तत्व यानी 3, 7, 11 को देखें, तो ये दोनों बिल्कुल एक ही गंतव्य साझा करते हैं। मतलब यदि कोई ग्रह लग्न में पृथ्वी या वायु राशि में है, तो उसे पुष्कर नवमांश में जाने के लिए नवमांश चार्ट में केवल मीन या वृषभ राशि में ही जाना होगा। ब्रह्मांडीय ज्यामिति का ये कितना बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए भाग 4 पर आते हैं, जन्म कुंडली में इसका प्रभाव और ग्रहों के संरेखण का विश्लेषण। हमने ये तो समझ लिया कि गणना कैसे होती है और पहचान कैसे की जाती है, लेकिन
असली सवाल तो ये है कि जब कोई ग्रह इस विशिष्ट पुष्कर अवस्था में आ जाता है तो असल जीवन में इसका प्रभाव क्या होता है। खैर, जब कोई ग्रह पुष्कर नवमांश में जाता है तो वो अत्यंत शुभ हो जाता है। वो ग्रह बहुत ही शुद्ध और उत्कृष्ट परिणाम देने के लिए प्रेरित होता है। ये उस ग्रह की ताकत और उसकी सकारात्मक दिशा को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ हमें थोड़ा यथार्थवादी भी होना पड़ेगा। किसी एक अवस्था के आधार पर 100% संपूर्ण परिणामों की गारंटी कोई नहीं दे सकता। एक निष्पक्ष विश्लेषण के लिए पूरी कुंडली के बाकी हिस्सों को भी देखना होता है। फिर भी ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यह एक अत्यंत शक्तिशाली और सकारात्मक स्थिति है। पुष्कर नवमांश की इस जबरदस्त शक्ति को समझने के लिए हम इसकी तुलना वर्गोत्तम या स्वनवमांश के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। वर्गोत्तम का मतलब क्या है? इसका सीधा सा अर्थ है कि अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में कर्क राशि में है और नवमांश चार्ट में भी कर्क राशि में ही चला जाए तो वो एकदम असीम ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। ठीक इसी तरह पुष्कर नवमांश में गया ग्रह भी लगभग उसी स्तर की उत्कृष्ट और सकारात्मक क्षमता हासिल कर लेता है। और ये बात प्राचीन शास्त्रों के इस उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि जो ग्रह वर्गोत्तम हो या अपने नवमांश में हो वो उत्कृष्ट परिणाम देता है। इसी क्लासिकल सिद्धांत के आधार पर पुष्कर नवमांश की शक्ति को भी मापा जाता है। ये सिर्फ कोई कोरा गणित नहीं है, बल्कि सदियों पुराने गहरे ज्ञान पर आधारित है। आइए अब अपने अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं। भाग 5, शिव पुराण का प्राचीन संदर्भ और समय और पूजा का अद्भुत तालमेल। अब हम इस विश्लेषण के सबसे आकर्षक पड़ाव पर हैं, क्योंकि देखिए, ज्योतिष सिर्फ ग्रहों और डिग्री का नीरस गणित नहीं है। ये हमारी प्राचीन पौराणिक कथाओं के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। शिव पुराण में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है जहां देवी पार्वती भगवान शिव की तपस्या और पूजा करती हैं। और पता है, इस पूजा का समय कोई रैंडम समय नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सटीक गणितीय लय पर आधारित था। शुरुआत होती है प्रतिपदा, यानी चंद्र मास के पहले दिन से। उसमें ठीक 5 दिन जोड़ने पर मिलती है षष्ठी, और फिर उसमें 5 दिन और जोड़ने पर आती है एकादशी। इस विशिष्ट गणितीय श्रृंखला को नंदा तिथि कहा जाता है। और इसी सटीक नंदा तिथि की श्रृंखला के दौरान आश्विन माह में एक विशेष अनुष्ठान किया जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गुड़ और चावल, जिसे हम भात भी कहते हैं, वो अर्पित किया जाता है। यहाँ ये देखना सच में अद्भुत है कि कैसे इन गणितीय रूप से तय की गई ब्रह्मांडीय खिड़कियों का उपयोग एक प्राचीन परंपरा को निभाने के लिए किया गया। तो ये सब हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। हमारे ब्रह्मांड की इस गणितीय सटीकता को समझने से इन प्राचीन परंपराओं के प्रति सम्मान और कितना गहरा हो जाता है। पुष्कर नवमांश की 3 डिग्री 20 मिनट की सटीकता से लेकर शिव पुराण में तिथियों के इस गणितीय क्रम तक, एक तरफ जटिल ज्योतिषीय गणनाएं हैं और दूसरी तरफ हमारी गहरी सांस्कृतिक मान्यताएं। जब हम इस सटीकता को डिकोड करते हैं तो दोनों के बीच का ये तालमेल सच में हैरान कर देता है। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। ये स्पष्ट है कि ब्रह्मांड और उसका गणित दोनों ही रहस्यों और चमत्कारों से भरे पड़े हैं।